हेलो फ्रेंड्स, श्रीधर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813। फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट की सीरीज जो प्रत्येक 20 वर्ष बाद आती है, उस सीरीज का ये दूसरा एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। फ्रेंड्स, 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। 1806 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, 1806 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो संबंध थे वो बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। रीज़न क्या था? फ्रेंड्स, रीज़न था नेपोलियन ने एक सिस्टम अपनाया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम या महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसे हम लोग जो है कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड कहते हैं। देखिए, इस व्यवस्था से नेपोलियन ब्रिटेन के व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करना चाहता था, व्यापार के जरिए उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि नेपोलियन को ये पता था कि हम डायरेक्टली ब्रिटेन को नहीं हरा सकते, क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। तो उसने ब्रिटेन को हराने के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम को अपनाया, लेकिन इसका खास इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जो कुछ इसका इफ़ेक्ट पड़ा उस इफ़ेक्ट के बारे में हम तो फ्रेंड्स आते हैं, हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो 1793 का एक्ट था, उसमें 20 वर्षों के लिए कंपनी का एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों तक व्यापार करेगी। उस पर पूरा कमांड व्यापार पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था लाई जाती है कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों को, जो भी कंपनियां हैं ब्रिटेन की, उन सभी को ये अधिकार प्रदान किया गया कि अब वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की अन्य जो कंपनियां हैं वो भी भारत के साथ व्यापार करेंगी, किंतु एक मुख्य बात यह जोड़ दी जाती है कि चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार कायम रखा जाएगा। मतलब यहाँ पे कंपनी का एकाधिकार तो खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध होंगे वो बने रहेंगे। मतलब इस पर एकाधिकार कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कंपनी के भागीदारों को भारतीय मुनाफे से मात्र 10.5% भाग ही मिलेगा। मतलब अब जो टोटल ओवरऑल जो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट होगा, उससे मात्र 10.5% भाग ही उसका मिलेगा। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सिर्फ 10.5% भाग ही मिलेगा। तो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों में राजस्व व्यवस्था को नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब जो है 1833 का जो अधिनियम आएगा, तब तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है कि भारत के राजस्व पे जो नियंत्रण होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नियंत्रण रहेगा। और ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। देखिए फ्रेंड्स, एक ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अब भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को ये अनुमति दे दी गई कि भारत में वो धर्म प्रचार कर सकते हैं। धर्म प्रचार की अनुमति के साथ साथ उन्हें यह भी उनके लिए यह भी व्यवस्था की गई कि कलकत्ता में जो रह रहे हैं ईसाई पहले से, उनके लिए एक गिरजाघर, एक बिशप
और 3 पादरियों को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश व्यापारियों में इंजीनियरों को भारत में रहने की व्यवस्था की गई। उन्हें यह अनुमति प्रदान कर दी गई कि अब वो भारत में रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस जब उन्हें मिलेगा तभी वो भारत में रह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें तो कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के फंड से 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, जिससे भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। लेकिन 1813 में ये प्रावधान तो लाया जाता है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता। अगले 20 वर्षों के लिए ये पोस्टपोन हो जाता है। तो हम लोग जब 1833 का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें इस बात की जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कंपनी की आय से या कंपनी के फंड से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या जो निर्धारित की गई वो 29,000 निर्धारित की गई, और उसमें ये भी कहा गया कि अब जो भारतीय सैनिक हैं उनको इनके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाएगा। यह जो है भारतीय सैनिकों के लिए नियम कानून बनाने की जो व्यवस्था की जाएगी वो इन्हीं ब्रिटिश सेना के ही द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बताया आपको भारत में ब्रिटिशर्स की जो सेना की संख्या होगी वो 29,000 होगी, और भारतीय जो सैनिक होंगे उनके लिए नियम कानून बनाने की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अधिनियम 1813 का अधिनियम जो है इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे।